बहनों, आज इस वक्त हमारे साथ हैं जानी मानी कवित्री वंदना गुप्ता जी हैं। वंदना गुप्ता एक ऐसी कवित्री हैं जब वो शब्दों को बुनती हैं और वो तस्वीर लेकर कागज़ पर उतरते हैं तो वो बोलते हुए नज़र आते हैं। आपने बहुत से साझा काव्य संग्रहों में भी अपनी कविताओं का योगदान दिया है, जैसे टूटते सितारों की उड़ान, स्त्री होकर सवाल करती है, हृदय तारों का संपंदन, शब्दों का अरण्य, कस्तूरी सरस्वती सुमन, नारी विमर्श की अर्थ, शब्दों की चहलकदमी। ऐसे बहुत सी सांझे काव्य संग्रह हैं जिनमें आप इनकी कविताओं को पढ़ सकते हैं। सांझी पुस्तकों में भी इन्होंने अपना पूरा योगदान दिए हैं और पत्र पत्रिकाओं में तो इनकी कविताएं छपती ही रहती हैं। ये आज हमारा सौभाग्य है कि हमें इनसे मिलने का, इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। वंदना जी, ये कविताओं को लिखना तो बाद में आता है, पहले कविताओं को बुनना कौन सी उम्र में शुरू किया आपने? मैम, बुनने की तो जहाँ तक बात है, ये तो एक प्रवाह है। बिल्कुल भावों सही। का प्रवाह है, जब जिस वक्त जिस उम्र में शुरू हो जाए। जी। और कॉलेज लाइफ में तो कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत करती थी, फिर बीच में उम्र निकल गई जी। अब 5-7 साल से मैं इसी उसमें लगी हूँ और अपने जैसे भी मेरे भाव उमड़ते हैं उनको शब्दों में ढाल देती हूँ। बिल्कुल सही कहा। कविता तो मन की अनुभूतियों को, मन के भावों को शब्दों में ढालने की ही कला है। और हम चाहेंगे कि आज आप हमारे बीच में हैं तो कार्यक्रम के प्रारंभ में स्त्री मनोविज्ञान पे आपने एक कविता लिखी है जो मन को छूती हुई निकलती जाती है, तो हमारी बहनों तक वो पहुंचाइए। जरूर मैम, जरूर। स्वागत है आपका। मेरी कविता है, कभी नहीं जान सकोगे तुम स्त्री मनोविज्ञान। जी। मैं कौन हूँ हमेशा जानना चाहा तुमने, भेदनी चाही मेरी मर्म परतें, कभी मूरत बना तो कभी देवी बना, कभी खजुराहो में तो कभी हृदय पटल पर, तो कभी चित्रकारी में। जी। हर कौशल अपनाया तुमने, हर कला को आजमाया तुमने, मगर फिर भी रहे अनजान, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बना डाला। बहुत सुंदर। फिर भी ना खोज पाए तुम मेरा आदि और अंत, स्त्री मनोविज्ञान के वेत्ता भी बने। कोशिश की तुमने छानने की छलनी में, मगर सिवाय कंकर पत्थर के कुछ भी ना हाथ लगा। जानते हो क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुम्हारा अहम तुम पर हावी रहा, स्वयं को सदा तुमने स्त्री से ऊपर ही समझा। जी। और दूसरी बात, तुमने स्त्री को कभी ना स्त्री समझा, हमेशा भोग्या ही समझा और माना। फिर कैसे खोज सकते थे तुम उसमें श्रीवत्स के चिन्ह? बहुत सुंदर। कैसे खोज सकते थे तुम उसमें अखिल ब्रह्मांड नायक को? कैसे खोज सकते थे तुम उसमें सृष्टि के कारकों को, प्रकृति के उपादानों को और जननी के भावों को? नहीं कहा। कभी नहीं पा सकते तुम, नहीं जान सकते उसका मनोविज्ञान। चाहे कितनी ही खोजें कर लो, कितने ही अन्वेषण कर लो, नाप लो चाहे आकाश का हर ब्रह्मांड, मिटा दो चाहे पाताल की सारी दूरियां, मगर कभी नहीं जान सकोगे तुम स्त्री मनोविज्ञान। चाहे कितना ही दावा करते रहो, कितना ही तुम्हें दुनिया जानकार कहे, जी, मगर अभी बहुत दूर है तुम्हारी मंजिल। जब तक ना तुम अपने अहम के सिंहासन से नीचे उतरोगे, जब तक ना तुम स्त्री को स्त्री का दर्जा दोगे, तब तक नहीं पाओगे तुम उसकी रूह का एक कतरा भी। बहुत सुंदर। फिर पूरी स्त्री को जानने के लिए तो जन्मों के चक्कर भी पूरे नहीं पड़ेंगे। इसलिए कहती हूँ, छोड़ दो भूल भुलैया में उलझना और कोशिश करो अपनी हदों में रहना, क्योंकि उसने कभी नहीं जानना चाहा तुम्हारा आकार, तुम्हारा प्रमाण, क्योंकि यही तो फर्क है उसमें और तुम में। वो जनती है इसलिए जानती है। बहुत सुंदर। वो जनती है इसलिए जानती। बहुत सुंदर। और तुम सिर्फ जनक हो, जननी नहीं। मूर्तिकार को जरूरत नहीं होती देखने की, स्पर्श की अनुभूति ही काफी होती है पहचानने के लिए। बहुत सुंदर कहा। एक ऐसा सवाल आपने समाज से किया कि तुम स्त्री के मनोविज्ञान को जान नहीं पाओगे। स्त्री जटिल तो है लोगों के लिए, पर अगर
पवित्र मन से, लेकिन सबसे सरल भी है। यही तो हम कहना चाहते हैं। अगर मन की आंखों से उसे जानना चाहोगे तो वो एक खुली किताब से खुली किताब है। नजर आएगी। बहुत सुंदर कविता थी, और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना वाकई में समाज के लिए बहुत ही बहुत ही कठिन मुश्किल है, है। बहुत मुश्किल है। नहीं है, आसान है थोड़ा सा। अगर स्त्री का मनोविज्ञान कितना है, सिर्फ पूर्ण समर्पण और विश्वास, बिल्कुल। कितना है, इतना सा है। जी, समझना कौन चाहता है? समझना कौन चाहता है, यही तो हावी सवाल होना है। हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है ना परंपरा, उसको अपना रही है आज। उसको अपना रही है। अच्छा वंदना जी, ये लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली और कौन सी आयु में मिली? मैम, मैं कॉलेज लाइफ में थोड़ा बहुत लिखती थी। शेरो शायरी का शौक था। गाने ये आकाशवाणी पे, युववाणी पर, विविध भारती बहुत सुनने का शौक था जी। तो बस उस टाइम पे थोड़ा बहुत लिखती थी। लेकिन वो कोई इस तरह का नहीं था कि भाई, सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इसको, मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, इतनी बदल जाएगी और मैं इस लाइन में कभी निकलूंगी। अच्छा, घर में सबको पसंद आया आपका ये लिखना? हाँ जी, बिल्कुल। माता पिता को, बहन भाई को, सबको बहुत अच्छा लगा? सबको पसंद है। सबको ये जान के ये लगता है कि आज हमारी बहन कहाँ पहुँच गई। मेरी बहनें सब इतनी वो होती हैं कि आज एक अपनी पहचान बना रही है। जी। और आपके परिवार में सास ससुर होंगे और पति होंगे, हाँ जी। बच्चे होंगे, वो क्या कहते हैं? सास ससुर तो मेरे साथ नहीं है, रहते जी, दूर हैं, जी। लेकिन सबको ही पसंद आता है। हस्बैंड है वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, बच्चे हैं वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं कि मैं अपने अगर काम कर रही हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा, उन्हें जब पता है इस वक्त लगी हुई है। लिखती हो, कुछ लिख लिया, उसके बाद सबसे पहले किसे सुनाती हो? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं किसी को भी सुनाती? नहीं। तो क्योंकि ये मेरे भाव होते हैं जो जिनमें मैं जीती हूँ उस वक्त। बहुत सुंदर। और मैं ना चाहती ही नहीं कि जो मेरे भावों पे को कोई किसी को सुना के क्या होना है, कुछ नहीं। वो मेरी चीज़ है, और जब आएगी तो सबके सामने आएगी फिर। अच्छा, कभी पति ने कहा कि तुम क्या लिख रही हो, मुझे क्यों नहीं बता रही, कुछ ऐसा? नहीं, वो कभी मुझे किसी चीज़ के लिए इंटरफेयर नहीं करते। इंटरफेयर नहीं करते। और लिखने का कोई निश्चित सा समय भी है तुम्हारा? नहीं, कोई समय नहीं। किस वक्त, किस रात को लेटी हूँ बिस्तर पे तो भाव उमड़ आ सकते हैं। रोटी बना रही हूँ तो उमड़ आ सकते हैं। तभी मेरे को डायरी, कागज पेन लेके आना पड़ता है और लिखना पड़ता है। कोई टाइम नहीं है। जो आपने साझा काव्य संग्रह में अपनी कविताओं को स्थान दिया, या कहिए कि उनको स्थान मिला, इसके पीछे वजह क्या थी? वजह कोई नहीं थी। मुझे जैसे ही किसी जिन लोगों को मेरे लेखन पसंद आता था, जी जी, वो मुझसे कहते थे कि आप अपनी कविताएं दीजिए, तो मैं उनको वो कविताएं दे दिया करती थी और वो छपती थी और लोगों को बहुत पसंद आती थी। कहते हैं कि गृहस्थी के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। वही माता भी हो जाते हैं, बाद में पिता भी होते हैं। तो पिता पर भी आपने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, और हम चाहते हैं कि इस वक्त भरी दोपहरी में आप हमारी बहनों को वो सुनाएं। हाँ जी, जरूर। कविता है आखिरी अभिलाषा। करना चाहते हो तुम कुछ मेरे लिए, तो बस इतना करना, जब अंत समय आए तो खुद से ना मुझे जुदा करना। जी। किसी मसले कुचले अनुपयोगी पुष्प समना मुझे दुत्कार देना। माना देवता पर चढ़ नहीं सकता, मगर किसी याद की किताब में तो रह सकता हूँ। इन सूखी मुरझाई टहनियों पर अपने स्नेह का पुष्प पल्लवित करना। जब बसंतोत्सव मना रहे हों, कुसुम चहूँ और मुस्कुरा रहे हों, कर सको तो बस इतना करना, मुझे रंगहीन रसहीन ठूंठ में भी तुम संवेदनाओं का अंकुरन भरना। अच्छा, ये पिता की उस अवस्था का वर्णन आपकी कविता, जब वो वृद्धावस्था में है और जब वो एक अकेलेपन में जी रहे होते हैं, तो उसकी व्यथा को वर्णन। जमाने में लोग माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं। जी जी, ये उसके ऊपर है। जी, स्वागत है आपका। अपने स्नेही जल से सिंचित करना, अपनी सुरभित बगिया का मुझे भी एक अंग समझना। संग संग तुम्हारे मैं भी खिल जाऊंगा, तुम्हारी नई बगिया में भीग जाऊंगा। माना बुझता चिराग हूँ मैं, रोशनी कर नहीं सकता। जी। माना बुझता चिराग हूँ मैं, रोशनी कर नहीं सकता, मगर फिर भी मुझको अनुपयोगी बेजान जान देहरी पर न रख देना। अपने प्रेम के तेल से मुझ में नवजीवन भर देना। बुझना तो है एक दिन मुझको, पर जीते जी न दफन करना। बहुत सुंदर। अपने नवजात शिशु सम मुझे भी
अपना प्यार दुलार देना, महाप्रयाण का सफ़र आसान हो जाएगा और तुम्हारा भी पुत्र ऋण उतर जाएगा। देखो कितने सीधे, सहज और सरल शब्दों में कैसे आपने व्यथा को अपनी कविता का रूप दे दिया। पिता यही के हमारी मन में कोशिश है कि इनको क्लिष्ट शब्द भी यूज़ करके, प्रयोग करके हम लिख सकते हैं, लेकिन जब तक सब तक ना पहुँचे वो जब बात जो हम कहना चाह रहे हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं। यही एक कवित्री का सबसे बड़ा गुण है कि सीधे साधे और सरल शब्दों तक अपनी बात जो है सामने वाले तक पहुंचा दी जाए और व्यथा जो है वो सीधी सीधी समझ में आ जाए। वंदना जी, जीवन का कोई ऐसा स्वप्न जो आप पूरा करना चाहती हो? कोई स्वप्न नहीं है मेरा। आपने जहाँ जिंदगी मैंने जिंदगी पे को छोड़ रखा है, जहाँ ले जाए, जिस रूप में ले जाए, मैं चलती जा रही हूँ, उसके प्रवाह में बह रही हूँ। हम बहते धारे हैं। बिल्कुल। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि ज़िंदगी जिस तरफ ले जाती है उसी तरफ चलते रहना चाहिए। हाँ, पर ज़िंदगी कभी कभी उलझा देती है और ज़िंदगी को जीने की एक ख़ास कला होनी चाहिए सभी में। हाँ। तो आपने कुछ लिखा इस पे? हाँ जी, हाँ, इस पे भी मैंने एक लिखा है। स्वागत है आपका। जीवन जीने की कला, उपलब्धि और औचित्य जी, कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, या हम, क्योंकि हम सब बेचैन होते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे जीवन का आखिर महत्व क्या है, औचित्य क्या है, और हम ढूंढने निकलते हैं। तो उसी पे लिखा है कि हमें क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। जी, स्वागत है आपका। ए जिंदगी, तू मुझे जितना दे रही है उतनी ही नाखुश हूँ मैं। एक कसमसाहट सीने में सांप बनकर लौटती रहती है। कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है ये, महज कोरा भ्रमर है। खुद को खुश करने के बहाने भर हैं ये। क्या है मेरे जीवन की उपलब्धि? क्या खास किया मैंने जीवन में? कुछ भी तो नहीं, आम जीवन ही तो जिया। पहले जन्मों और घिस घिस करके जीवन जियो। सफलताओं असफलताओं अपने परायों के भेदों में उलझो, और एक दिन खुद का आकलन करने बैठो तो लगता है यूं ही होम किया जीवन। क्या रहा औचित्य? महज एक दो बीजों को जन्मने, पोषित करने और खिलाने के सिवा कुछ भी तो नहीं। उसके बाद खाली हाथ, अंधेरी राहें, सूनी पगडंडी। उसके बाद खाली हाथ, अंधेरी राहें, सूनी पगडंडी और दूर तक फैली वीरानी। इसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा मुझे मेरे जीवन का औचित्य। तो क्या जीवन सिर्फ इतना भर है? महज कागज की कश्ती और बारिश के पानी भर, जिसने घुलना ही घुलना है बिना पार कराए किसी को भी। या देने की प्रवृत्ति मुझे उकसा रही है, या देने की प्रवृत्ति मुझे उकसा रही है। फन फैलाए मुझे बता रही है, जो है तुम्हारे पास सब बांट दो। बहुत सुंदर, जो बहुत है अच्छा विचार। तुम्हारे पास सब बांट दो, फिर चाहे उसका जरिया लेखन ही क्यों ना बने। फिर चाहे उसका जरिया लेखन ही क्यों ना बने, शायद सुकून मिल जाए, शायद जीवन सार्थक हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं बिना धरातल के हवा में लटका वो धूमकेतु हूँ जो खोज रहा है अपने होने की सार्थकता को। और सुना है धूमकेतुओं का अंतरिक्ष से बाहर आते ही और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट होना लाजमी है। इसलिए नष्ट होने से पहले पाना ही होगा मुझे जीवन जीने की कला, उपलब्धि और औचित्य। बहुत सुंदर शब्दों में आपने ये वर्णन किया कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसको सबको बांट दो, क्योंकि बांटने में ही खुशी मिलती है। बांटने में ही खुशी मिलती है, खुशी देने में ही खुशी मिलती है। वंदना जी, आपने हमारी बहनों तक इतनी अच्छी कविताएं पहुंचाई और हमारी सभी की ये शुभकामनाएं हैं। आप यूं ही लिखती रहें, शब्दों को बुनती रहें और उसकी खुशबू जो है सभी के दिलों में, दिमाग में यूं ही बसती रहे और रचती रहे। आप यहाँ आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।